कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमने डॉक्टर गोपाल राय के महत्वपूर्ण कथनों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये सभी कथन नेट के परीक्षा में लगे उपन्यास और कहानियों के संदर्भ में हैं। तो चलिए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर गोपाल राय के महत्वपूर्ण कथन। पहला कथन है, प्रकृति ने शेखर और शशि को भाई बहन बनाकर नहीं प्रेमी प्रेमिका बनाकर भेजा था। दूसरा है, यह एक क्लासिक रोमांटिक उपन्यास है। अपने बंध, चित्रण, वर्ण, शिल्प और शैली में यह क्लासिक है और परांगत ऊष्मा में रोमांटिक। नेक्स्ट है, उपन्यास साहित्य की प्रमुख विधाओं में से है। अगला है, 20वीं शताब्दी के अंत के साथ ही हिंदी उपन्यास की उम्र लगभग 130 वर्ष हो चुकी है। बड़े ही बेमालूम ढंग से 1870 ईस्वी में पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी के रूप में इसका जन्म हुआ, जिसकी तरफ लगभग 100 वर्षों तक किसी का ध्यान भी नहीं गया। अगला है, इस दृष्टि से सौभाग्यशाली लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु रहा, जिसे हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्राप्त हो गया। आज भी इस लकीर को पीटने वालों की कोई कमी नहीं है। अगली पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के लेख ने पुष्ट तर्कों के आधार पर देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में स्वीकार किया है और 1870 से 2000 ईस्वी तक की अवधि में हिंदी उपन्यास के ऐतिहासिक विकास को समझने का प्रयास किया है। आगे है, रानी केतकी की कहानी मध्यकालीन प्रेमाख्यानों के ढंग की गद्य कथा है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पहली बार परंपरा से हटकर कथा कहने का प्रयास किया गया है। कथाकार ने पुराने आख्यान लेखकों की तरह किसी राजा, सेठ, सामंत या शूरवीर की कथा न कहकर साधारण मध्यवर्गीय वैश्य परिवार की देवरानी जेठानी की कहानी कही है। अगला है, देवरानी जेठानी की कहानी केवल स्त्री शिक्षा की कहानी नहीं है, वरन यह 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का प्रतिनिधि यथार्थ चित्र भी है। यह इम्पोर्टेंट पंक्ति है। अगला है, गोपाल राय ने लिखा है, प्रेमचंद ने समकालीन मध्यवर्गीय समाज को जो अनेक प्रकार के अंतर्विरोधों, तर्कहीन सामाजिक मान्यताओं तथा परंपरागत रूढ़ नैतिक धारणाओं से ग्रस्त था, आलोचनात्मक दृष्टि से देखा है, उसका अध्ययन विश्लेषण किया तथा उसे अपने कथा संसार के माध्यम से प्रस्तुत किया। अगला है, सेवा सदन के संदर्भ में। सेवा सदन में प्रेमचंद ने पहली बार पति के विद्रोह करने वाली और प्रतिक्रिया में वेश्यावृत्ति अपना लेने वाली स्त्री के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। सुमन को कोई जबरदस्ती वेश्या नहीं बनाता है, वह स्वयं वेश्यावृत्ति अपनाती है। सामाजिक मजबूरियां उसे वेश्या बनाती है। वह वेश्या बनकर अपने पति से ही नहीं, पूरे समाज से प्रतिशोध लेती है। वेश्या के रूप में भी सुमन सदन को अपने प्रेम जाल में फंसने से रोककर अपने सामाजिक विवेक का परिचय देती है। यह भी उसका समाज के मुख पर एक तमाचा ही है। अगली पंक्तियां हैं, प्रेमचंद की नारी पात्र अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति बेचैन तो है, पर वे विद्रोह की दिशा में बहुत दूर तक नहीं जा पाते। वस्तुतः प्रेमचंद अपने नारी विषयक विजन में अंतर्विरोध के शिकार हैं। अगली पंक्तियां हैं, शेखर एक जीवनी के संदर्भ में लिखा गया है। शेखर एक जीवनी के प्रौढ़ पात्र भी पूरे विश्वसनीयता के साथ उभरे हैं, क्योंकि ये उपन्यासकार के निजी और प्रामाणिक अनुभव की उपज है। इस प्रकार अगे ने उपन्यास को मानव चरित्र चित्रण का चित्र बनाने की प्रेमचंद की अपेक्षा को पूर्णतः पूरा कर दिया। अगली पंक्ति है, शेखर एक जीवनी को प्रायः मनोवैज्ञानिक उपन्यास
की संज्ञा दी गई है, पर यह उस ढंग का मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं है जैसे डोरोथी रिचर्डसन, मार्शल प्रू, वर्जीनिया इफ या जेम्स जॉयस के उपन्यास हैं। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। मनोवैज्ञानिक शब्दावली में मनोविश्लेषण शेखर एक जीवनी का उद्देश्य नहीं है। शेखर असाधारण जरूर है, पर उसकी मनोदशा असामान्य मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तु नहीं है। शेखर के बारे में वह अजन्मा पात्र है। उसके मन में विकास का अध्ययन उपन्यासकार का अभिप्रेत है। यह मानवता के संचित अनुभवों के प्रकाश में एक क्रांतिकारी पात्र द्वारा स्वयं को पहचानने की कोशिश है। यह चेतन प्रवाह को शब्दबद्ध करने का प्रयास नहीं, वरन स्मृतियों के प्रलेखन, अतीत के पुनर्भोग और स्वतंत्रता की तलाश में भटकते एवं असाधारण पात्र के बेचैनी का आलेख है। अगली पंक्तियां हैं। अगे ने पहली बार शेखर एक जीवनी में काल की रैखिक या ऐतिहासिक गति को तोड़ा और पात्रों के बाह्य या मानसिक व्यापार को सुपरिचित समयानुक्रम से विच्छिन्न कर ताश के फेंट दिए गए पत्तों की तरह या टूटी हुई माला के बेतरतीब मानकों के रूप में प्रस्तुत किया है। अगली पंक्तियां हैं। प्रेमचंद और जैनेन्द्र के बाद अगे ने ही हिंदी भाषा को एक साथ परिनिष्ठित और सृजनात्मक भाषा के उत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया। अगली पंक्ति है, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। शेखर एक जीवनी में औपन्यासिक भाषा को भी उत्कर्ष की एक मंजिल प्राप्त हुई, सृजनात्मक भाषा के उत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया। नेक्स्ट है, अगे की संस्कृतनिष्ठ पर स्वाभाविक और प्रौढ़ भाषा हिंदी गद्य को उत्कर्ष पर पहुंचाती है। वह परिवेश और पात्रों के रूपाकार के अंकन में जितनी समर्थ है, उससे भी अधिक पात्रों की संवेदना और चिंतन मूर्त करने में मनोवैज्ञानिक उपन्यास की भाषा कविता की भाषा के बहुत निकट पहुंचती है। एक जीवनी की भाषा अनेकत्र इसे प्रमाणिक करती है। मौन की भाषा की एक उल्लेखनीय विशेषता मानी जाती है। शेखर एक जीवनी में बहुत सफलता के साथ प्रयुक्त हुई है। अगली पंक्तियां हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है, उसके संदर्भ में गोपाल राय का ये कथन है। बाण भट्ट की आत्मकथा बाण भट्ट की आत्मकथा में गोपाल राय लिखते हैं, इस उपन्यास ने सबसे पहले अपने शिल्प से पाठकों को चौंकाया और आकर्षित किया। अगली है, यद्यपि राहुल जी भी सिंह के सेनापति में इस शिल्प का प्रयोग कर चुके थे, पर बाण भट्ट की आत्मकथा के शीर्षक में जो चमत्कार और अनोखापन है, वह सिंह सेनापति में नहीं। अगली पंक्तियां हैं। सजग पाठक को इस सच्चाई को जानने में देर नहीं लगती कि मिस कैथराइन उपन्यास की एक पात्र है, जिसकी कथा के माध्यम से उपन्यासकार की प्रेम संवेदना अभिव्यक्त हुई है। वस्तुतः मिस कैथराइन ही बाण भट्ट की आत्मकथा की चंद्रधती या भट्टिनी है, और बाण भट्ट की प्रेम संवेदना स्वयं उपन्यासकार की ही प्रेम संवेदना है, जिसे कथा संसार का रूप देने वाली मिस कैथराइन बताई गई हैं। नेक्स्ट है, बाण भट्ट की आत्मकथा का कथा संसार इतिहास पर आधारित है, पर उसमें इतिहास बहुत कम और कल्पना तथा लोक श्रुति से प्राप्त प्रसंगों का बाहुल्य है। अगला है नागर। यहाँ अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस के हंस के संदर्भ में लेखक लिखते हैं, नागर जी के ऐतिहासिक उपन्यासों में मानस का हंस का स्थान शीर्षस्थ है। गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी और व्यक्तित्व को आधार बनाकर उपन्यास लिखना एक ऐसा दुस्साध्य सृजन कर्म था, जिसे सफलतापूर्वक संपन्न कर नागर जी अनायास ही हिंदी उपन्यास साहित्य में विशिष्ट स्थान के अधिकारी बन गए। अगला है, यह काम
दुस्साध्य इसलिए था कि एक ओर तो गोस्वामी जी की कोई प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है और दूसरी ओर उनके जैसे भक्त और महाकवि से तादात्म्य स्थापित करना, उनकी काया में प्रवेश कर उनकी आत्मा की ऊंचा से बोलना किसी साधारण प्रतिभा के बूते की बात न थी। अगली पंक्तियां हैं। अमृतलाल नागर ने इस उपन्यास में अपनी प्रतिभा, अनुभूति, सामर्थ्य और शिल्प कौशल से इन दोनों ही समस्याओं पर विजय प्राप्त की है। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है। अगली है, इतिहास और चमत्कारपूर्ण किंवदंतियों से बचते हुए नागर जी ने परंपरा की रचनाओं में उपलब्ध संकेतों के आधार पर तुलसी का व्यक्तित्व पढ़ने का प्रयास किया है। उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का जो जीवन चरित्र प्रस्तुत किया है, यह इतना सजीव, तर्कसंगत और सुसंबद्ध है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी यह पूर्णतः यथार्थ बन गया है। अगली पंक्तियां हैं। इस जीवन चरित्र में मोहिनी प्रसंग विवादास्पद होते हुए भी तुलसी के चरित्र को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देता है। मोहिनी प्रसंग मानस का हंस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है, जिसमें तुलसी का अपनी ही कमजोरियों से संघर्ष को उनको उदात्त और मार्मिक बनाता है। अगली है, तुलसी के भक्त रूप को प्रतिष्ठित करने के लिए उपन्यासकार ने उनकी भक्ति भावना और भक्ति विरोधी सभी तत्वों, काम, अर्थ, यश, मोह और अहंता के बीच संघर्ष और उन पर भक्ति के विजय का चित्रण किया है। अगली पंक्तियां हैं। इस चित्रण में मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का गंभीर परिचय मिलता है। तुलसी का कवि भी राम भक्ति के प्रति समर्पित है और वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए सदा संघर्ष करते रहने पर भी अंततः अपने को राम भक्ति में ही लय कर देता है। तुलसी के इस रूप का नागर जी ने अभूतपूर्व तल्लीनता और सफलता के साथ चित्रण किया है। अगली है, मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास की कल्पित किंतु यथार्थ जीवनी ही नहीं, अपने समय का सांस्कृतिक इतिहास भी है। ये महत्वपूर्ण है। इसके कथा संसार में यद्यपि राजनीतिक घटनाएं भी अनुस्यूत है, पर उपन्यासकार का उद्देश्य उनके माध्यम से सांस्कृतिक परिवेश को सजीव बनाना ही है। काशी का सांस्कृतिक परिवेश उपन्यास में इतना सजीव है कि उपन्यासकार की सृजनात्मक प्रतिभा का कायल होना पड़ता है। कट्टर ब्राह्मणवादी व्यवस्था से तुलसी का संघर्ष तत्कालीन सांस्कृतिक परिवेश के द्वंद्वात्मक रूप को सामने लाता है। अगली है, सामाजिक विडंबनाओं के विरुद्ध तुलसी का व्यक्तिगत प्रतिरोध तथा विदेशी शासन के अत्याचारों का सामना करने के लिए जनता को सजग और शक्तिशाली बनाने की तुलसीदास की योजना उपन्यासकार की मौलिक उपलब्धि है। अगली है, अगे ने रेणु के उपन्यासों में अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। मैला आंचल के संदर्भ में लेखक यहाँ लिखते हैं, मैला आंचल में यह चिंगारी डॉक्टर प्रशांत के मेरीगंज में ही रहकर प्यार की खेती करने के संकल्प तथा विश्वनाथ प्रसाद द्वारा अपनी जमीन का एक हिस्सा मेरीगंज के भूमिहीन किसानों में बांट देने के निश्चय में दिखाई देती है। यह चिंगारी प्रकृतितः प्रेमचंद के आदर्शवाद से बहुत भिन्न नहीं है। अगला है, विश्वनाथ प्रसाद का भूमि वितरण तो लगभग प्रेमचंद के प्रेमाश्रम के समान ही है। यह भी एक आरोपित यथार्थ है जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक विचारधारा नहीं है। इसे करुणा की अंतः सलीला कहकर गौरवान्वित करने की कोई सार्थकता नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद के हृदय परिवर्तन में करुणा के स्थान पर दया का भाव अधिक है और गहराई में जाने पर वह एक तरह की चालाकी ही प्रतीत होती है। अगला है, डॉक्टर प्रशांत के व्यक्तित्व में करुणा की यह अंतःसलीला है, पर इस प्रकार की करुणा तब तक कारगर नहीं होती जब तक अन्यायी पक्ष के पार्टी
के प्रति आक्रोश या घृणा का भाव न हो। डॉक्टर प्रशांत में इस प्रकार का कोई आक्रोश है ही नहीं, अतः संदेह होता है कि उसके प्यार की खेती का संकल्प व्यवहारिक रूप से सफल होगा भी। अगली पंक्तियां हैं। महिला आंचल की एक उल्लेखनीय विशेषता इसका वैविध्यपूर्ण कथा संसार है। इसमें लगभग 300 पात्र हैं। इसमें 165 पात्र तो मेरीगंज गांव के ही हैं, शेष पात्र मेरीगंज के बाहर के हैं, जो मेरीगंज की ज़िंदगी को अपने आसपास अथवा पूरे देश की ज़िंदगी से जोड़ते हैं। अगली पंक्तियां हैं। महिला आंचल में एक भी ऐसा पात्र नहीं जिसे केंद्रीय कहा जा सके। नायक कहा जाने लायक पात्र तो इसमें कोई है ही नहीं। लगभग आधा दर्जन पात्र डॉक्टर प्रशांत, विश्वनाथ प्रसाद, कालीचरण, बालदेव, कमली, लक्ष्मी आदि किंचित प्रमुखता प्राप्त करते हैं, पर वे सब मिलकर भी महिला आंचल की पूरी कहानी या कथ्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अगली पंक्तियां हैं। वस्तुतः रेणु ने अपने कथ्य के अनुरूप ही अपने पात्रों का संसार भी निर्मित किया है। चूँकि मेरीगंज इस संसार के केंद्र में है, अतः इसके आधे से अधिक पात्र या तो मेरीगंज के निवासी हैं या मेरीगंज उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र है। एक पिछड़े अंचल को उसकी समग्रता में प्रस्तुत करने के लिए पात्रों में जितना अधिक वैविध्य लाया जा सकता है, उतने की कोशिश रेणु ने की है। अगली पंक्तियां हैं। मेरीगंज जातियों के आधार पर अनेक टोलों में बटा हुआ है। इनमें से कुछ टोले पिछड़ी जातियों के हैं, जिनके लोग निहायत गरीब, अशिक्षित, अंधविश्वासी और बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उपन्यासकार ने इस वर्ग से लगभग 100 पात्रों का चयन किया है, जिनके नामकरण से लेकर व्यक्तित्व रचना तक उसमें अत्यंत सावधानी का परिचय दिया है। अगली पंक्ति है। मेरीगंज के विभिन्न जातियों वाले टोलों के विशिष्ट सामूहिक चरित्र निर्माण में रेणु ने अद्भुत अवलोकन क्षमता और सृजनशीलता का परिचय दिया है। अगली पंक्तियां हैं। कालीचरण महिला आंचल का सर्वाधिक सक्रिय और जीवंत पात्र है। वह हिंदी उपन्यास में गोबर और बलचमना की परंपरा की अगली कड़ी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। कालीचरण पिछड़े और उपेक्षित अंचल की नई पीढ़ी के विद्रोह को मुखरित करता है। यह भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। आलोचकों ने एक स्वर में मेरीगंज को महिला आंचल के नायक के रूप में स्वीकार किया है। सर्वप्रथम नलिन विलोचन शर्मा ने मेरीगंज को एक पात्र के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान की थी। महिला आंचल से अपेक्षाकृत प्रमुख पात्र 7, गौण पात्र 30 और मात्र उल्लेखित होने योग्य पात्र लगभग 200 हैं, पर प्रमुख पात्रों में से एक भी पात्र नायक की संज्ञा पाने लायक नहीं है। प्रशांत और कालीचरण दोनों नायक बनते बनते रह जाते हैं। अगली पंक्तियां हैं। मेरीगंज पूरे उपन्यास की कथा पर हावी रहता है। उपन्यासकार ने किसी पात्र को मेरीगंज से बड़ा नहीं बनने दिया है, अतः यह मानना असंगत नहीं है कि महिला आंचल में मेरीगंज की कल्पना एक पात्र के रूप में मर सी गई है। मेरीगंज की महिला आंचल का विषय है, अतः उसकी प्रस्तुति उपन्यास के केंद्रीय पात्र के रूप में उसे स्पष्ट और संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करते हुए की गई है। अगली पंक्तियां हैं। अंत में रेणु के प्रसंग में 2 बातों का उल्लेख आवश्यक है। प्रथम यह कि रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से इस मान्यता को चुनौती दी जा सकती है, पर उपन्यास में आंचलिक के तत्व को उन्होंने ऐसी सृजनात्मक सार्थकता प्रदान की जो उनके पहले या बाद में फिर नहीं दिखाई पड़ी। इस दृष्टि से रेणु आंचलिक उपन्यास के प्रतिष्ठापक कहे जा सकते हैं। आंचलिक उपन्यास का आंदोलन तो उनसे आरंभ हुआ माना जाता है। ये सब महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगली पंक्तियां हैं। राग दरबारी। राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव
शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। इस जिंदगी का चरित्र इसके पूर्व नागार्जुन, रेणु, रामदरस मिश्र, शिव प्रसाद सिंह आदि भी कर चुके थे, पर श्रीलाल ने इसे एक्सरे के रूप में देखा और बड़ी निर्ममता के साथ इसका चित्रण किया। अगली पंक्तियां हैं। प्रेमचंद के जमाने का ग्रामीण किसान गरीब और असहाय होते हुए भी कतिपय मूल्यों से जुड़ा हुआ था। उसके चरित्र में सहजता, सरलता और धर्म भाव था, पर आज़ादी के 2 दशक बाद वह वैसा नहीं रह गया। राजनीति की गंदगी गांव में भी पहुंच गई। पंचायतों, ग्राम सभाओं, सहयोग समितियों और स्कूलों कॉलेजों की प्रबंध समितियों के चुनाव में वे सभी हथकंडे और घृणित उपाय काम में लाए जाने लगे जो विधानसभा या संसद के चुनावों में लाए जाते थे। चोरी, डकैती, सोहदागिरी, गबन, भ्रष्टाचार आदि के मामलों में गांव शहरों से होड़ लेने लगे। राग दरबारी में इस यथार्थ का चित्रण तफसील से किया गया है। इम्पोर्टेंट है। अगली पंक्तियां हैं। पर उपन्यास के रूप में राग दरबारी एक असफल कृति है। इसका कारण उपन्यास और व्यंग्य जैसे 2 परस्पर विरोधी अनुशासनों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास है। व्यंग्य के लिए कथा का उपयोग लाभदायक है, पर उसके उपन्यास का ढांचा भारी पड़ता है। अगली पंक्तियां हैं। राग दरबारी का उपन्यासकार भी ग्रामीण कस्बाई जिंदगी का आलोचक अधिक बन गया है। उसका अनुभूति प्रेरित सर्जक कम, अतः बहुत सी स्थितियां और प्रसंग आत्यंतिक रूप से उपहासप्रद बन गया है। अगली पंक्तियां हैं। यशपाल उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय की तरह ही आतंकवादी राजनीतिक आंदोलन की उपज थे, पर अज्ञेय का आतंकवाद जहाँ किसी विचारधारा के अभाव में फल्गु नदी की तरह किसी निश्चित लक्ष्य पर पहुँचने के पहले ही बिखर गया, वहाँ यशपाल का आतंकवाद मार्क्सवाद में विलीन हो गया। अगली पंक्तियाँ हैं। दूसरे भाग देश का भविष्य में डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशक में देश के विकास और भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों और नेताओं की प्रगतिशील और प्रतिगामी भूमिका का यथार्थ अंकन किया गया है। अगली पंक्तियां हैं। कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा से, उसके संदर्भ में लेखक ने लिखा है। कृष्णा सोबती के प्रथम मुकम्मल उपन्यास जिंदगी नामा में उनका भाषा यह प्रयोग अस्वाभाविक और असर्जनात्मक हो गया है। हर भाषा की तरह हिंदी में भी अन्य किसी भाषा का मिश्रण एक सीमा तक ही सृजनात्मक होता है। अगली पंक्तियां हैं। कृष्णा सोबती ने जिंदगी नामा में प्रतिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है, जिससे वह हिंदी के पाठकों के लिए प्रायः अबोधगम्य, बोझिल और कृत्रिम हो गई है। यथार्थवाद के किसी भाषा को इस सीमा तक विरूपित नहीं किया जा सकता कि वह अपनी पहचान ही खो दे। अगली पंक्तियां हैं। जिंदगी नामा के आरंभ में छपे वक्तव्य के अनुसार यह एक ऐसा इतिहास है जो लोक मानव के भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। अगली पंक्तियां हैं। जिंदगी नामा 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों, ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। यह जिंदगी निखालिश यथार्थ के रूप में सामने आती है। पंजाबी किसानों की मेहनत, मशक्क़त से भरी अक्खड़, संतुष्ट और मुक्त जिंदगी, जिसमें महाजन का शोषण और पुलिस का आतंक भी कोई ज़्यादा हलचल नहीं पैदा करता। सांप्रदायिक भेदभाव से रहित सहयोग और सद्भाव,
हंसी खुशी और छोटे मोटे गमों से भरे दिन रात ब्रिटिश शासन की अज्ञेयता के प्रति आस्था आदि के छोटे छोटे यथार्थ और प्यारे चित्र उपन्यास में भरे पड़े हैं। उपन्यास के अंतिम हिस्से में प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा जवानों की सेना में जबरन भर्ती और युद्ध कोष की वसूली से उत्पन्न आशंका, आतंकवादियों की छूटपुट हरकतों और उनके प्रति ब्रिटिश हुकूमत के दमनकारी रवैये आदि के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। अगली पंक्तियां हैं। इस प्रकार जिंदगीनामा अपने शीर्षक की सार्थकता को प्रमाणित करता है, पर इसमें वह विजन नहीं है जो किसी उपन्यास को महान या पुरस्करणीय बनाता है। इसका कथा संसार चित्रों के एल्बम के रूप में है, जिसमें कोई लय या प्रवाह नहीं है। संवेदनात्मक गहराई और तीव्रता के अभाव के कारण औपन्यासिक संसार बबूल के जंगल सा प्रतीत होता है। ये लास्ट वाला जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, अतः इसको ध्यान में रखना है, बबूल के जंगल। अगली पंक्तियां हैं। मानवीय संबंधों की मोहकता, कटुता, जटिलता या किसी प्रकार की वैचारिक चिंता की कमी के कारण उपन्यास अनाकर्षक हो गया है। लोकगीतों, बाल गीतों, किस्सा कहानियों, चुटकुलों आदि के बहुल प्रयोग कोई गहरा प्रभाव पैदा नहीं करते। लोक प्रथाओं के अनावश्यक विवरण भी उचकाने वाले हैं। आंचलिक बोध अनावश्यक रूप से उपन्यास पर हावी है। अगली पंक्तियां हैं। जिंदगीनामा में दृश्यों का ही एकाधिपत्य है, पर ये दृश्य कम, वार्तालाप अधिक हैं। इन्हें जोड़ने वाले कथाकार की भूमिका रंग निर्देशक जैसी है। इसके फलस्वरूप कथा रस तो बाधित हुआ ही है, प्रयोग की कोई सार्थकता भी प्रमाणित नहीं होती। अगली है आपका बंटी उपन्यास, जो मनु भंडारी का है। उसके संदर्भ में लेखक का कथन इस प्रकार है। आपका बंटी में मनु भंडारी ने तलाकशुदा पति पत्नी और उनकी शिशु संतान को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर की स्थितियों का ऐसा जाल बुना तथा उसकी वास्तविकता का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है जो संवेदनशील और विचारवान को झकझोर देता है। अगली पंक्तियां हैं। दाम्पत्य संबंध का विघटन और नए सिरे से नए संबंध बनाकर जीने की चुनौती और त्रासद हो जाती है जब इसके बीच कोई संवेदनशील बाल संतान आ खड़ी होती है। अगली है। मनु भंडारी ने इस आधुनिक जटिल स्थिति का गहरी संवेदनशील और तीखे बोध के साथ अंकन किया है। इस स्थिति को मूल संवेदना तो बंटी की पीड़ा ही है। अपने माता पिता के संबंध विच्छेद और उनके नए सिरे से दाम्पत्य संबंध शुरू करने के कारण अनचाहे अस्तित्व में परिणत हो गया है। पर तलाकशुदा पति पत्नी में नए संबंधों की मांग और संतान के प्रति संवेदनशीलता के तनाव का अंकन भी गहरी मनोवैज्ञानिक समझ के साथ किया गया है। विषय के प्रामाणिक बोध और संवेदनशीलता के साथ शिल्प और भाषा के सृजनात्मक उपयोग ने आपका बंटी को श्रेष्ठ उपन्यासों की पंक्ति में अवस्थित कर दिया है। अगली पंक्तियां हैं। नरेटर तथा बंटी, शकुन आदि पात्रों के अवलोकन बिंदुओं का मिश्रण और स्थानांतरण विशेषकर बंटी की संवेदना से उसके आसपास की स्थितियों को देखना, महसूस करना पाठक के लिए बड़ा ही मर्मस्पर्शी अनुभव है। अगला है। गोपाल राय के अनुसार हिंदी उपन्यास में विवाह पूर्व प्रेम का अंकन भी रहस्य कथा उपन्यास से ही आरंभ होता है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पूरा नाम नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास है। इसमें विनायक राव नाम का बालक केंद्रीय पात्र है जो नूतन ब्रह्मचारी और सहृदय है। उसके चरित्र का विकास प्रस्तुत करना ही उपन्यास का लक्ष्य है। अगली पंक्तियां हैं। गोपाल राय के अनुसार नूतन ब्रह्मचारी की कथा तब की है जब भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र राज नहीं था। उस समय
पिंडारी लूटपाट करते थे। इस उपन्यास में ब्रह्मचारी विनायक के सद्व्यवहार के माध्यम से डाकुओं का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। अगली पंक्तियां हैं। नूतन ब्रह्मचारी की ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर डॉक्टर गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। ये महत्वपूर्ण है। गोपाल राय के अनुसार राधा कृष्णदास द्वारा रचित निसहाय हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन हुआ है। यह गोवध निवारण हेतु लिखा गया उपन्यास है। अगली पंक्तियां हैं। चंद्रकांता का प्रकाशन हिंदी उपन्यास के इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसने उपन्यास के स्वरूप में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया, मानो एक पहाड़ी नदी मैदान में उतर आई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चंद्रकांता उपन्यास के लिए जो हिंदी भाषी लोग नहीं थे उन्होंने भी हिंदी भाषा को सीखा था इस उपन्यास को पढ़ने के लिए, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोपाल राय के अनुसार भिखारिणी उपन्यास में जाति भावना के द्वंद्व में प्रेम की पराजय और त्रासदी का चित्रण हुआ है। गोपाल राय के अनुसार निरूपमा में निराला ने अपने समय के आर्थिक एवं वैचारिक रूप से पिछड़े रूढ़िगत संस्कारों में जकड़े ग्रामीण समाज का बड़ा तल्ख चित्रण किया है। गोपाल राय के अनुसार हृदय की परख उपन्यास में विवाह पूर्व प्रेम और फलस्वरूप माता पिता बन जाने वाले प्रेमियों तथा अवैध संतान की समस्याओं का चित्रण किया गया है। गोपाल राय के अनुसार वैशाली की नगर बधू में बौद्ध साहित्य की सुप्रसिद्ध पात्र अम्बपाली के चित्रण को केंद्र में उस काल की ब्राह्मण बौद्ध और जैन संस्कृतियों के मध्य टकराव तथा मगध, काशी, कौशल और गणराज्य वैशाली के राजनीतिक संघर्षों का अंकन हुआ है। गोपाल राय के अनुसार इला चंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। यूँ तो जैनेन्द्र कुमार ने उपन्यास में सामाजिक प्रश्नों की तुलना के उपन्यास में सामाजिक प्रश्नों की तुलना में मनोवैज्ञानिक स्थितियों का अधिक महत्व देने की पहल की, पर शुद्ध मनोवैज्ञानिक समस्याओं को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखने की पहली कोशिश जोशी जी ने नहीं की। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इसमें विश्वविद्यालय परिसर की पृष्ठभूमि में एक असफल वैवाहिक जीवन और मध्यवर्गीय सामाजिक जीवन के मूल्यों के दबाव में प्रेम के बाद अंत का चित्रण है। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, व्यक्ति के आंतरिक जीवन, मानसिक द्वंद्व, मूल्य विषयक संघर्ष आदि को अधिक गहराई और सृजनात्मकता के साथ उपन्यास का विषय बनाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार को है। गोपाल राय के अनुसार भूले बिसरे चित्र में 3 पीढ़ियों की सोच और मानसिकता के बदलाव, पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी के संघर्ष, औपनिवेशिक शासन के प्रति बुद्धिजीवी वर्ग के मोहभंग और विद्रोह का अंकन किया गया है। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि वर्मा जी के पूर्व हिंदी में सही अर्थों में ऐतिहासिक उपन्यास का अभाव था। यहाँ वर्मा यानी भगवती चरण वर्मा के विषय में कहा जा रहा है। डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में वैज्ञानिक इतिहास बोध के साथ बुंदेलखंड अंचल के जातीय गौरव की गाथा इन उपन्यासों में पूरी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत हुई है। वृंदावन वर्मा कृत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को डॉक्टर गोपाल राय ने ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास माना है। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगली है, अनाम दास का पोथा उपन्यास को आख्यान भी कहा गया है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार अनाम दास का पोथा का लक्ष्य औपनिषदिक आध्यात्म चिंतन का पुनराख्यान नहीं, वरन उसको आज की जिंदगी के अनुरूप व्याख्या है। राहुल संकीर्तन के ऐतिहासिक उपन्यासों के संदर्भ में डॉक्टर गोपाल राय लिखते हैं, इनमें
इतिहास कम, ऐतिहासिक यथार्थ अधिक है। ऐतिहासिक व्यक्तियों और उनसे संबंध घटनाओं के ब्यौरेवार वर्णन कम है। उन्होंने ऐतिहासिक यथार्थ पर अधिक बल दिया है। गोपाल राय लिखते हैं कि वस्तुतः पानी के प्राचीर और जल टूटता उपन्यासकार के एक ही संपूर्ण जीवन के अंग हैं। इस विजन में घाघरा ताप्ती का वह अभावग्रस्त और अभिशप्त ग्रामीण क्षेत्र है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुखी जीवन के सपने देख रहा है। अगली पंक्तियां हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने निर्मल वर्मा को अश्वाद, निराला, अलगाव बोध, संत्रास भाव और मन की अंधकार भरी गुफा भटकने वाली चेतना का उपन्यास कहा है। गोपाल राय के शब्दों में यह यानी उसने कहा था, ये कहानी के बारे में उन्होंने लिखा है। हिंदी की पहली कहानी है जिसमें एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि है तो दूसरी तरफ फ्रांस की जमीन पर लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध की और प्रेम के साथ चलने वाली संवेदना चित्रण की दृष्टि से यह कहानी आज भी हिंदी में अकेली है। अगली पंक्तियां हैं। कानों में कंगना के विषय में उन्होंने लिखा है। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित भावुकतापूर्ण कहानी है जो मन में किरण के प्रति करुणा उत्पन्न करती है। ये नेक्स्ट है। आकाशदीप कहानी के विषय में उन्होंने लिखा है। आकाशदीप संवाद शैली में आरंभ होने वाली हिंदी की पहली कहानी है। आकाशदीप के बारे में ही ये दूसरा है पंक्ति। आकाशदीप की कहानियों का परिवेश अपने समय का यथार्थ न होकर इतिहास है, काल्पनिक कथाओं का रूमानी परिवेश है। डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में एक टोकरी भर मिट्टी अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी है। डॉक्टर गोपाल राय ने राही के विषय में लिखा है। राही कहानी अपनी सीमित कलेवर में जन कल्याण, गरीबों की सेवा और गुमराह लोगों के पथ प्रदर्शन का संदेश बखूबी मुखरित करती है। अगला कहानी सिक्का बदल गया के विषय में उन्होंने लिखा है। सिक्का बदल गया में वतन छोड़ने की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। पिता कहानी के विषय में उन्होंने लिखा है। डॉक्टर गोपाल राय ने पिता पीढ़ियों की सोच और जीने के तौर तरीकों की खाई को व्यक्त करने वाली कहानी है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार दुलाही वाली चूहल बोधम की कहानी है जिसमें मध्य वर्ग के आर्थिक अभावों का भी चित्रण है। अगली कहानी तीसरी कसम के बारे में डॉक्टर गोपाल ने लिखा है कि तीसरी कसम आंचलिक परिवेश में रहित चित्रात्मक कहानी है जिसमें प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। अगली पंक्ति है लाल पान की बेगम कहानी के विषय में उन्होंने लिखा है। लाल पान की बेगम गाँव में बसी निश्चल एवं उदात्त मानवीय भावनाओं की कहानी है। डॉक्टर गोपाल नेक्स्ट है। परिंदे कहानी के विषय में उन्होंने लिखा है। परिंदे प्रेम की टीस से युक्त अंतर्मन की पीड़ा को चित्रित करने वाली मार्मिक कहानी है। ये सब जो पंक्ति दी हुई इनके कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गोपाल राय ने चीफ की दावत के विषय में लिखा है। चीफ की दावत पुरातन पीढ़ी के प्रति आधुनिक पीढ़ी की मूल्यहीनता का यथार्थवादी चित्रण है। अगली पंक्तियां हैं। देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली ट्रेनों के दहशत, अविश्वास और निश्चय भरे यात्रियों की मानसिकता की यह कहानी है। अमृतसर आ गया। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। अभी परीक्षा का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।